टीएमसी ने चुनाव आयोग से मोदी की शिकायत की, तीसरी बार आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाया। इस बार पीएम कृष्णानगर कैंडिडेट की बातचीत का मुद्दा। अरविंद केजरीवाल की ईडी कस्टडी की 1 अप्रैल तक बढ़ी और सीएम ने कोर्ट में खुद पैरवी की, कहा क्या गिरफ्तारी के लिए 4 बयान काफी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बिजनौर और अमरोहा दौरा, आज प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर किए पुख्ता इंतजाम। मुख्तार अंसारी को आज किया जाएगा सुपुर्द खाक, कार्डियक अरेस्ट से मौत, जेल में बेहोश हुआ था, बेटे ने पॉइजन देने का आरोप लगाया। माफिया के शव को गृह जनपद ले जाने के लिए रूट प्लान तैयार, 400 किलोमीटर का सफर में 26 गाड़ियों का काफिला। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद यूपी में अलर्ट, मऊ, बांदा और गाजीपुर में धारा 144 लागू, पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बात करते हैं आतंक के अंत की, तो राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। 2005 से जेल में बंद मुख्तार अंसारी 6 अप्रैल 2021 को बांदा जेल में शिफ्ट किए गए थे और पंजाब के रूपनगर जेल से बांदा जेल से उनको शिफ्ट किया गया था। 1988 में हत्या के मामले में पहली बार उनका नाम सामने आया था, जिसके बाद उनके नाम के आगे रिकॉर्ड बनते गए, मुकदमों के रिकॉर्ड बनते गए और अपराधों की जो लिस्ट थी उसमें मुख्तार अंसारी का जो नाम है वो शुमार होता रहा। पंजाब की रूपनगर जेल से बांदा में उनको शिफ्ट किया गया था। बांदा जेल में सबसे पहले उनके ऊपर जो हत्या का मामला सामने आया था वो 1988 में आया था। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी बांदा जेल में हार्ट अटैक आने के बाद अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हुई है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पूरे राज्य में पुलिस हाई अलर्ट पर है। मऊ, बांदा, गाजीपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है। मुख्तार अंसारी के शव को पोस्टमार्टम के बाद उनके पैतृक आवास ले जाया जाएगा, जहां पर उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। मुख्तार अंसारी को मोहम्मदाबाद स्थित कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। इसके लिए डीआईजी और जिला अधिकारी की तरफ से पुलिस बल को निर्देश भी जारी किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक मुख्तार अंसारी की कब्र उनके पिता सुभान उल्लाह अंसारी के बगल में खोदी जाएगी और वहीं पर मुख्तार अंसारी का शव बांदा से आने के बाद परिवार वालों की मौजूदगी में सुपुर्द खाक किया जाएगा। आपको बता दें कि लंबे समय से यूपी की बांदा जेल में बंद थे मुख्तार अंसारी। गुरुवार शाम करीब 8 बजे उनकी तबीयत बिगड़ी थी। मुख्तार को उल्टी की शिकायत और बेहोशी की हालत में रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था, जहां पर इमरजेंसी वार्ड में उनकी मौत हुई। आपको सुनाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल विजन मिशन के लिए क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। मैं बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन ला रहा हूं और मैं माइंडसेट बदलना चाहता हूं। In one of the themes I think India brings to technology is that it should be available for everyone, actually lifting up those who need it the most. जब मैं दुनिया में डिजिटल डिवाइड की बात सुनता था, मैं कहता मेरे देश में मैं सब कुछ नहीं होने दूंगा कि डिजिटल डिवाइड हो। और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ये अपने आप में बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। आज मेरे यहाँ गांवों तक मैं ये डिजिटल फैसिलिटी पहुंचाना चाहता हूँ, तो मुझे लगता है वो बहुत बड़ा टारगेट ग्रुप है। महिलाएं तुरंत नई चीज़ों को स्वीकार करती है, ये मेरा अनुभव है मेरे देश में। उनके अनुकूल कौन सी चीज़ें मैं टेक्नोलॉजी में ले जाऊंगा तो वो एकदम से एक्सेप्टेबिलिटी बनती है। मैंने एक कार्यक्रम लिया है, नमो ड्रोन दीदी।
इसके पीछे मेरे दो लक्ष्य हैं। एक तो मैं भारत के गांवों में 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना चाहूँ, और वो भी एक गरीब परिवार से। तो मैं एक साइकोलॉजिकल चेंज करना चाहता हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं, बड़ी चीज़ें करनी है। दूसरा, गांव में महिलाएं मतलब यही काम करेगी, भैंस को चराएगी, गाय को चराएगी, दूध दोहेगी, नहीं। मैं उसके हाथ में टेक्नोलॉजी देना चाहता हूँ। मैं साइकोलॉजिकल चेंज लाना चाहता हूँ। गांव के सब लोगों को लगना चाहिए कि ये हमारे गांव को बदल रही है। एग्रीकल्चर को मैं आधुनिक बनाना, वैज्ञानिक बनाना, ये जरूरत मैं देखता हूँ। और उसी लिए मैंने ड्रोन दीदी का, और बहुत सक्सेसफुल चल रहा है। मैं ड्रोन दीदी से इन दिनों बातें करता हूँ, उनको इतनी खुशी है। वो कहते हैं हमको साइकिल चलाना नहीं आता था, आज हम पायलट बन गए, हम ड्रोन चला रहे हैं। सोचने का तरीका बदल गया है। मैंने अफ्रीकन कंट्रीज के बहुत से लोगों से बात की। मैंने उनको कहा कि मैं इसमें आपकी मदद करने को तैयार हूँ, क्योंकि ये सबको समान अवसर देता है और डेमोक्रेटाइज, ये उसका मेन पॉइंट है, उसको नहीं छोड़ सकते आप। अब आपने देखा होगा कोविड में दुनिया सर्टिफिकेट नहीं दे पा रही थी। मेरे यहाँ मुझे वैक्सीन लेना है तो मैं कोविन ऐप पर जाकर के कितने डिस्टेंस पर मुझे मिलेगा, कौन सा टाइम स्लॉट मिलेगा, और मेरा सर्टिफिकेट भी मुझे विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मिल जाता था। और कोविन मैंने ओपन सोर्स कर दिया था, कोई भी उसका उपयोग कर सकता है। तो ये मेरा होगा, उसका कारण डिजिटली बहुत लाभ हुआ है मेरे देश में। और हम शायद जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस हुए, फर्स्ट सेकंड, हम पीछे रह गए क्योंकि हम गुलाम थे। ये चौथा जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, जिसमें डिजिटल एलिमेंट सबसे बड़ा है, और भारत इसमें बहुत कुछ प्राप्त कर लेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। Yeah, I think the key point is that the digital infrastructure just gets keeping richer. You know, a lot of people know about the identity system and the digital payment systems, and that the government, by taking virtually all the government payment programs now and digitizing those, that alone saved a lot of money, and it created access on a more equal basis. But now as you're moving into the different areas, advice for farmers, registering their land, tutoring for kids, and the health records, connecting all of those. That's kind of a second phase. And we're just at the beginning now of the third phase, where these advances in artificial intelligence will come on top of that and make the value even better. आपने सही कहा, AI का महत्व बहुत है। और मैं तो कभी कभी मजाक में कहता हूँ, हमारे देश में माँ को आई बोलते हैं, माता को बहुत से राज्यों में भाषा बोलते हैं आई। अब मैं कहता हूँ हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो आई भी बोलता है, AI भी बोलता है। वो इतना एडवांस हो गया है। अब देखिए मैं कैसे उपयोग करता हूँ, मैं आपको बताऊँ, जिसको देखकर आपको भी खुशी होगी कि कॉमन मैन कैसे AI का उपयोग कर सकता है। जैसे मैंने G20 में AI का बहुत उपयोग किया। मेरे पूरे G20 का परिसर था, उसमें पूरा का पूरा AI का उपयोग करके सारे इंटरप्रेटर्स की व्यवस्था मैंने AI से की। मैंने मेरे सभी ड्राइवर्स को मोबाइल फ़ोन पर ऐप डाउनलोड करवा दिया, उसके साथ बैठे हुए गेस्ट उनको करवा दिया। मान लीजिए वो फ्रेंच भाषा जानते हैं तो ड्राइवर के पास ऐप में फ्रेंच की व्यवस्था थी, वो ड्राइवर के साथ फ्रेंच में बोलते थे, ड्राइवर अपनी लैंग्वेज में सुनता था, ड्राइवर अपनी लैंग्वेज में जवाब देता था। यानी ड्राइवर के साथ कम्युनिकेशन किसी भी लैंग्वेज में वो कर सकते थे। मैंने अभी एक प्रयोग किया, मैं काशी तमिल संगम में कार्यक्रम करता हूँ, तो काशी में तमिलनाडु के लोग आए हुए थे, तमिल भाषा मैं बोल नहीं सकता हूँ, तो मैंने AI का उपयोग किया। मैं हिंदी में बोला और सबने मेरा भाषण तमिल में सुना AI के द्वारा। दूसरी, आई एम यूजिंग माई नमो ऐप, और मैं AI का बड़ा उपयोग करता हूँ और मेरे लिए पूरे देश में बहुत काम आता है। ये मेरा फोटो बूथ है। अब आप
सेल्फी ले लीजिए इस पर, टेक द सेल्फी। Okay. यस, Wow. सो यू कैन सी। Wow. नॉट ओनली दिस, सिंस लास्ट 20 years मेरे साथ आपके जितने भी फोटो होंगे, जितने भी मेरी फोटो होंगे 20 साल की, सारे इस पर आ जाएंगे। कभी और किसी पब्लिक फंक्शन में मान लीजिए आपका एक 1/10 पार्ट दिख रहा है, तो वो फोटो में भी अगर मैं दिखता हूँ और आपका 1/10 भी दिखता है, वो भी उसको वो रिकॉग्नाइज करके ले आता है। तो आज टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग हो सकता है, और मैं मानता हूँ कि इस प्रकार के प्रयोग हमें वैल्यू एडिशन करते हैं। अब पहले क्या होता था, मैं कहीं जाता था, कोई फोटो मांगता था, देते थे। आज मैं कहता हूँ भाई तुम AI पर जाओ, मेरे नमो ऐप पर जाओ, फोटो बूथ में जाओ, खुद की सेल्फी ले लो, आपके साथ मेरा जितना भी फोटो होगा कि कोने में आप खड़े होंगे तो भी मिल जाएगा। तो हमने थोड़ा रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों की मदद करने के लिए उपयोग करना चाहिए। तो मेरी कोशिश होती है कि पहले उसको कंफर्ट लेवल देना, उसको लगना चाहिए हाँ यार ये तो मेरे काम का है। जब काम में होता है तो फिर उसको इनोवेशन करता है, वो नई चीजें जोड़ देता है। I'd love to hear your view on how India sees AI. अगर हम AI को एक मैजिक के टूल के रूप में उपयोग करेंगे तो शायद बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा, या AI का उपयोग अपने आलसीपन को। देखिए, बांदा से गाजीपुर का रूट प्लान पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। मुख्तार का शो ले जाने के लिए रूट प्लान तैयार किया गया है। 400 किलोमीटर के सफर में 26 गाड़ियों का काफिला होगा। बांदा से फतेहपुर कौशाम्बी होते हुए प्रयागराज में एंट्री होगी काफिले की। कोखराज हंडिया बाईपास से भदोही में होगी एंट्री। आपको बता दें कि कोखराज हंडिया बाईपास के पास भदोही से एंट्री होगी। इसी बीच गाजीपुर से खबर सामने आ रही है, मुख्तार अंसारी की मौत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। पोस्टमार्टम के समय में किया गया बदलाव, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्तार अंसारी की मौत से जुड़ी हुई सुबह 10 बजे किया जाएगा मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम। मुख्तार का बेटा अब्बास अंसारी कासगंज जेल में बंद, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी कासगंज जेल में बंद है और उनके अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए हाईकोर्ट से लेनी होगी इजाजत। आज वकील हाईकोर्ट में याचिका करेंगे दाखिल। कासगंज से गाजीपुर की दूरी 10 घंटे की बताई जा रही है। गाजीपुर से खबर आपको बता रहे हैं, मुख्तार अंसारी की मौत से जुड़ी बड़ी खबर है। पोस्टमार्टम के समय में बदलाव किया गया है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुबह 10 बजे पोस्टमार्टम किया जाएगा मुख्तार अंसारी का, बदलाव किया गया है पोस्टमार्टम टाइम में। मुख्तार का बेटा अब्बास अंसारी कासगंज जेल में बंद है। अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए हाई कोर्ट से अनुमति लेनी होगी। मुख्तार का बेटा अब्बास अंसारी कासगंज जेल में बंद है। अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कोर्ट से पैरोल की याचिका पर अनुमति लेनी होगी। आज वकील हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे।
बांदा से गाजीपुर का रूट प्लान तैयार कर लिया गया है। आपको बता दें कि मुख्तार का शव ले जाने का पूरा रूट प्लान तैयार कर लिया गया है। 400 किलोमीटर के सफर में 26 गाड़ियों का काफिला होगा। बांदा से फतेहपुर कौशाम्बी होते हुए प्रयागराज में काफिले की एंट्री होगी। कोखराज हंडिया बाईपास से भदोही में काफिले की एंट्री होगी। भदोही से वाराणसी होते हुए गाजीपुर जाने का रूट तैयार कर लिया गया है। एम्बुलेंस के साथ पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। परिवार के लोगों की गाड़ियां काफिले के बीच चलेंगी। आपको बता दें कि कोखराज हांडिया बाईपास से होते हुए मुख्तार अंसारी के शव का जो काफिला होगा वो गुजरेगा। एम्बुलेंस के साथ पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी गई है। मुख्तार की मौत के बाद शासन से आदेश भी जारी किया गया है। मुख्तार की मौत के बाद यूपी में धारा 144 लागू कर दी गई है। सुरक्षा के मद्देनजर सभी डीएम एसपी को निर्देश भी शासन की तरफ से दिए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में गश्त करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि जुमे की नमाज को लेकर यूपी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। संवेदनशील क्षेत्रों में मस्जिदों पर फोर्स तैनात रहेंगी। सोशल मीडिया पर पुलिस विशेष निगरानी कर रही है। सुरक्षा के मद्देनजर सभी डीएम एसपी को निर्देश जारी किए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में गश्त करने के निर्देश शासन की तरफ से जारी किए गए हैं। जुमे की नमाज को लेकर भी यूपी में अलर्ट जारी किया गया है। संवेदनशील क्षेत्रों में मस्जिदों पर फोर्स तैनात रहेगी। शासन की तरफ से निर्देश जारी किया गया है। सोशल मीडिया पर पुलिस की तरफ से विशेष निगरानी की जाएगी। पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्तार की मौत के बाद शासन से आदेश जारी किया गया है। मुख्तार की मौत के बाद यूपी में धारा 144 लागू की गई है। सुरक्षा के मद्देनजर सभी डीएम एसपी को निर्देश जारी किए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में गश्त करने के निर्देश जारी किए गए हैं शासन की तरफ से। जुमे की नमाज को लेकर भी यूपी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिवा शर्मा राजधानी लखनऊ से। शिवा, पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी गई है और शासन की तरफ से आदेश दिया गया है कि कोई भी कोताही नहीं होनी चाहिए सुरक्षा में। क्या कुछ पूरी जानकारी है? बिल्कुल सोनम, ये कल रात ही सुनिश्चित कर दिया था मुख्यमंत्री ने और डीजीपी को ये निर्देश दे दिए थे, क्योंकि दो वजह हैं। एक तो मुख्तार अंसारी की मौत हुई है और दूसरी बात आज जुमे की नमाज भी है और जो मुस्लिम समुदाय से जुड़े जो लोग हैं, चाहे वो शिया पक्ष हो या सुन्नी पक्ष हो, सभी लोग मस्जिदों में नमाज अदा करने आते हैं। ऐसे में भारी भरकम जो भीड़ होती है वो रोज़ेदार भी होते हैं और जो रोज़े से शायद नहीं भी होते हैं वो भी नमाज अदा करने आते हैं। तो ऐसे में विशेष सुरक्षा बरतने के निर्देश जो हैं वो पहले ही रात में दे दिए गए हैं, लेकिन अब उसका कड़ाई से पालन उत्तर प्रदेश पुलिस को और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको करना है। और ये ज़रूर कहा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी के जो प्रभावित ज़िले हैं, जैसे कि गाजीपुर है जिनका जहाँ पर आवास है, मऊ है और बांदा जेल में जिस तरीके से वो बंद थे, और खास करके कासगंज, ऐसे 4 जिले हैं जहां पर विशेष सतर्कता बरती जाए और साथ ही साथ पूरे प्रदेश में धारा 144 लगा करके निगरानी रखने को कहा गया है। और कल रात से ही पुलिस की जो टीम है, प्रशासनिक जो अफसर है, वो सड़कों पर फ्लैग मार्च करा रहे हैं। आपको रोकना चाहेंगे, थोड़ी देर के लिए आपको रोकना चाहेंगे। इसी बीच अस्पताल से खबर सामने आ रही है, दुर्गावती अस्पताल से खबर सामने आ रही है। वहां पर उमर अस्पताल पहुंचे हुए हैं। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अस्पताल पहुंचे हुए हैं। उमर के साथ उनके 3 रिश्तेदार भी मौजूद हैं। अस्पताल पहुंचा है मुख्तार अंसारी का बेटा उमर। उमर के साथ उनके 3 रिश्तेदार भी मौजूद। मुख्तार अंसारी का पंचनामा शुरू किया जा रहा है।
शिवा हमारे साथ इसी खबर पर बने हुए हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका खबरों में। आप बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी गई है। आपको बता दें कि इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं शिवा। पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू है, तो वहीं अस्पताल में उमर अंसारी भी अब पहुंच चुके हैं। उनके साथ 3 रिश्तेदार मौजूद हैं। बिल्कुल सोनम, उमर अंसारी ये कयास लगा जा रहा था कि उस वक्त पहुंच जाएंगे जब उनका पोस्टमार्टम शुरू होगा, और यही देखने को मिला कि उमर अंसारी के साथ उनके 3 रिश्तेदार बांदा के मेडिकल कॉलेज पहुंच चुके हैं। और तकरीबन ये कहा जा रहा है कि 20 से 25 मिनट बाद पोस्टमार्टम जो है मुख्तार अंसारी का शुरू हो जाएगा, और पोस्टमार्टम होने के बाद सीधे जो उनका जो शव है उसको बांदा मेडिकल कॉलेज से सीधे गाजीपुर जिले ले जाया जाएगा। लंबी दूरी है, गाड़ियों का काफिला है, सुरक्षा के लिहाजे से भी, और एम्बुलेंस के अंदर जो कि उनका शव रखा जाएगा। तो उमर अंसारी और उमर अंसारी का जो परिवार है उनके साथ, उनके काफिले के साथ चलेगा, और गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में जहां पर उनका कब्र में बनी हुई है, जहां पर उनको दफनाया जाना है, तो पूरा परिवार उनके साथ रहेगा। ये जरूर एक तरीके से एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि जिस कब्रिस्तान के अंदर मुख्तार अंसारी को दफनाया जाएगा वहां पर प्रशासनिक अफसर, पुलिस के अफसर और सिर्फ मुख्तार अंसारी का परिवार मौजूद रहेगा। उसके अलावा जो लोग हैं वो बाहरी से उनको अलविदा कहेंगे, यानी कि कब्रिस्तान के अंदर किसी भी तरीके की भीड़ नहीं होगी, क्योंकि अमूमन देखने को गया है कि लोग जनाजे में जब शामिल होते हैं तो न सिर्फ सैकड़ों की बल्कि हजारों की जो भीड़ है वो इकट्ठा हो जाती है। ऐसे में मुख्तार अंसारी का जनाजा जब वहां से निकलेगा और उनको दफनाया जाएगा तो अमूमन मोहम्मदाबाद में काफी रसूख है गाजीपुर जिले के अंदर मुख्तार अंसारी का। तो ऐसे कई लोग हैं जो मुख्तार अंसारी के परिवार से सदियों से जुड़े आए हैं, तो उनके जनाजे में शामिल होना चाहते हैं। लेकिन कानून व्यवस्था को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है, और वहां के जिला प्रशासन ने फैसला लिया है कि कब्रिस्तान के अंदर कोई भी भीड़ नहीं जुटेगी, और सीधे जिसको अंतिम दर्शन करने हैं वो बाहर से ही रह करके मुख्तार अंसारी के उनके दर्शन करके उनको अलविदा कह देगा, और उनकी कब्र में अंतिम संस्कार के रूप में मुख्तार अंसारी को दफना दिया जाएगा। बहुत अहम बात यह भी है कि मुख्तार अंसारी का जो परिवार है उसमें कौन कौन शामिल होगा। लगभग सभी लोग शामिल होंगे, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से, गाजीपुर जिला प्रशासन की तरफ से एक लिस्ट बनाई गई कि आखिरकार वहां कौन कौन रहेगा। हालांकि ये लिस्ट अभी तक किसी भी तरीके से शेयर नहीं की गई है मीडिया से कि कौन कौन रहेगा उनके जनाजे में। फिलहाल कड़ी सुरक्षा के बीच में उत्तर प्रदेश के अंदर पैनी निगाहें बनी हुई है कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद किसी भी तरीके का कोई उपद्रव ना हो, किसी भी तरीके का कोई हंगामा ना हो। खास तौर से क्योंकि आज जुमे की नमाज है गाजीपुर के अंदर, मऊ जिले के अंदर, इसलिए भी सतर्कता जरूरी बरतनी है, क्योंकि हुजूम वहां पर इकट्ठा होता है। तो नमाज अदा करने के बाद लोग किसी भी तरीके से कोई मिसहैंडलिंग ना हो, इसलिए वहां के जो लोकल पुलिस है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है, खास तौर से जो अफसर है वहां पर उस इलाके में डटे हुए हैं और निगाहें बनाए हुए। तो अब अंतिम रूप है कि पोस्टमार्टम होगा, और पोस्टमार्टम होकर के सीधे मुख्तार अंसारी का शव गाजीपुर ले जाया जाएगा। पोस्टमार्टम के वक्त में भी तब्दीली की गई है। देखिए सोनम, ये जरूर कहा जा रहा था कि जो पोस्टमार्टम, जो कल से प्रक्रिया एक तय थी कि सुबह 9 बजे पोस्टमार्टम शुरू होगा, तकरीबन 2 घंटे लगते हैं पोस्टमार्टम में, और पोस्टमार्टम होकर के उनका शव गाजीपुर जिले के लिए रवाना कर दिया जाएगा। लेकिन 10 बजे का उसका समय मुकम्मल कर दिया गया है। लेकिन वहां के अफसर इस बात को जल्दी कर रहे हैं कि आखिरकार अगर डॉक्टर पहुंच चुके हैं तो पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो वीडियोग्राफी के तहत जल्द से जल्द शुरू की जाए। और अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि 10 बजे के आसपास मुख्तार अंसारी का जो पोस्टमार्टम है वो शुरू हो जाएगा। डॉक्टरों का जो पैनल है उनसे जो अथॉरिटी सिग्नेचर्ड है, जो कागजों पे साइन करके वो अपना जो वो मौजूदगी है वो दर्ज कराएंगे। उसके बाद में उनका पोस्टमार्टम शुरू होगा, और सीधे वीडियोग्राफी होगी पूरे पोस्टमार्टम की। और पोस्टमार्टम खत्म होने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्तार अंसारी के शव को सीधे गाजीपुर जिले ले जाया जाएगा। तो तमाम जो प्रक्रिया हैं उसको पूरा करने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच सतर्कता बरतने के साथ मुख्तार अंसारी का जो शव है वो बांदा से जब निकल जाएगा तो कहीं ना कहीं बांदा पुलिस को और बांदा जिला
शासन को थोड़ा हल्का महसूस होगा, लेकिन उसकी बाद उसकी मुश्किलें गाजीपुर जिले के अंदर बढ़ जाती, क्योंकि गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में यूसुफनगर के अंदर जहां पर उस शव को जाना है मुख्तार अंसारी के, जहां मुख्तार अंसारी का शव कब्रिस्तान के अंदर दफन होना है, वहां पर सैकड़ों नहीं हजारों लाखों का तादाद जो हुजूम है वो वहां पर इकट्ठा है। वहां पर पुलिस की थोड़ी मुश्किलें बढ़ जाती है कि उन लोगों को कैसे हैंडल करना है कि जब मुख्तार अंसारी का शव वहां पर पहुंचे तो किन शिवा, लोगों आपको को रोकना हैंडल चाहेंगे, करना है इसी और बीच किस एक तरीके और हैंडल खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि गाजीपुर से खबर आपको बता रहे हैं, उमर अंसारी अब अस्पताल पहुंचे हैं। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी मुख्तार अंसारी के निधन पर पोस्ट किया है। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी की मौत की जांच कराई जाए, बीएसपी सुप्रीमो ने मांग की है। मौत के सही तथ्य सामने आने चाहिए, मायावती ने कहा। परिवार लगातार गंभीर आरोप लगा रहा था, मायावती की तरफ से पोस्ट में लिखा गया है। मौत के सही तथ्य सामने आने चाहिए, बसपा सुप्रीमो की तरफ से पोस्ट में लिखा गया है। परिवार लगातार गंभीर आरोप लगा रहा था। कुदरत परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे, बसपा सुप्रीमो ने एक्स पर पोस्ट में लिखा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया है। मुख्तार अंसारी की मौत की जांच जरूरी है, मायावती ने लिखा पोस्ट पर। मौत के सही तथ्य सामने आने चाहिए, बसपा सुप्रीमो ने लिखा। परिवार लगातार गंभीर आरोप लगा रहा है। मुख्तार अंसारी की मौत की जांच की मांग करते हुए बसपा सुप्रीमो ने एक्स पर पोस्ट किया है। मौत के सही तथ्य सामने आने चाहिए, बसपा सुप्रीमो ने एक्स पर पोस्ट में लिखा। परिवार लगातार गंभीर आरोप लगा रहा था। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी की मौत की जांच की मांग करते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया है, लिखा मौत के सही तथ्य सामने आने चाहिए। परिवार लगातार गंभीर आरोप लगा रहा था, मायावती ने पोस्ट में लिखा। इसी बीच गाजीपुर से खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि गाजीपुर से मुख्तार अंसारी की मौत से जुड़ी खबर है। गाजीपुर से खबर आपको बता रहे हैं, मुख्तार अंसारी की मौत का मामला। शहर के सिद्धेश्वर नगर कॉलोनी में आतिशबाजी देखने को मिल रही है। गाजीपुर में पूर्व विधायक स्वर्गीय कृष्णानंद राय का आवास, कृष्णानंद राय हत्याकांड का आरोपी था मुख्तार अंसारी। गाजीपुर से खबर आपको बता रहे हैं, मुख्तार की मौत का मामला। गाजीपुर में शहर के सिद्धेश्वर नगर कॉलोनी में आतिशबाजी देखने को मिल रही है। गाजीपुर में पूर्व विधायक स्वर्गीय कृष्णानंद राय का आवास, जहां पर आतिशबाजी देखने को मिल रही है। कृष्णानंद राय हत्याकांड का आरोपी था मुख्तार अंसारी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि शहर के सिद्धेश्वर
नगर कॉलोनी में आतिशबाजी की जा रही है। गाजीपुर में पूर्व विधायक स्वर्गीय कृष्णानंद राय के आवास के बाहर ये आतिशबाजी देखने को मिल रही है। कृष्णानंद राय हत्याकांड का आरोपी मुख्तार अंसारी की मौत के बाद ये आतिशबाजी देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये गाजीपुर की तस्वीरें हैं जहां पर सिद्धेश्वर कॉलोनी की तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। स्वर्गीय कृष्णानंद राय के आवास के बाहर की ये तस्वीरें हैं जहां पर मुख्तार अंसारी की मौत के बाद ये आतिशबाजी की तस्वीरें सामने आई। पूर्व विधायक स्वर्गीय कृष्णानंद राय के मीडिया बंधु के माध्यम से मुझे जानकारी मिला कि माफिया सरगना मुख्तार अंसारी की मृत्यु हो चुकी है, और जैसे कि आप ही लोगों ने बताया कि वहाँ के मीडिया के पैनल ने, जो डॉक्टरों का पैनल था, उन्होंने ये स्पष्ट किया कि ये मृत्यु हार्ट अटैक से है। तो मेरा मानना है कि ये बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद है कि आज उनके दरबार से ये न्याय सुनने को मिला है। और कहीं ना कहीं ये देखें हम लोग, तो ये रमजान के पावन महीने में ये न्याय अल्लाह का भी हम मैं मान सकता हूँ कि उनका ये न्याय है कि ऐसे अपराधी का आज अंत हुआ है इस पृथ्वी से। और मेरा मानना है कि बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद ऐसे ही मेरे पे और मेरी माता जी पे बना है। जय श्री राम, जय बाबा गोरखनाथ। मंत्री ने और खुद उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने सभी जिलों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए थे। तो मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र में फ्लैग मार्च के जरिए पुलिस ने अपनी उपस्थिति वहां पर जरूर दर्ज कराई थी, लेकिन आज सुबह से भी ये लोकल पुलिस को ये निर्देश दिए गए थे कि वो इलाकों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराते रहेंगे। लेकिन तकरीबन 12 बजे के बाद, तकरीबन 12:30 बजे के आसपास जो पुलिस के अफसर हैं वो पुराने लखनऊ में फ्लैग मार्च भी कर सकते हैं। टीले वाली मस्जिद के आसपास जो पुलिस फोर्स है उनको ब्रीफ भी करेंगे कि यहाँ पर जो भी नमाजी नमाज अदा करने आएगा वो सीधे यहाँ पर आकर के नमाज अदा करके घर चला जाएगा। किसी भी तरीके की भीड़ इकट्ठा ना हो, किसी भी तरीके का न्यूसेंस यहाँ पर ना हो, किसी भी तरीके की कानून व्यवस्था ना बिगड़े। इस चीज को लेकर के तमाम जो धर्मगुरु हैं, तमाम जो मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र के जो ये कहा जाएगा कि सामाजिक लोग हैं, जो नेता हैं, उनसे बातचीत पुलिस अफसरों ने कर ली है और जरूर इस बात को सुनिश्चित किया गया है कि ऐसी कोई भी हरकत लखनऊ के अंदर नहीं हो पाएगी। और इस चीज को लेकर के जो लखनऊ का पश्चिमी इलाका है, जो बेहद संवेदनशील इलाका माना जाता है, वहां पर चौकसी है वो पहले से ही बढ़ा दी गई है। फोर्स के डिप्लॉयमेंट की बात की जाए तो तकरीबन 12 बजे के आसपास जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट है वो इस इलाके में हो जाएगा। और जरूर ये संभावना जताई जा रही है कि लखनऊ के अंदर किसी भी तरीके के हालात जो है वो सामान्य रहेंगे और किसी भी तरीके की कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ेगी। मुख्तार अंसारी के शव को ले जाने को लेकर जो रोड मैप है वो पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, मुख्तार अंसारी के जो शव को बांदा मेडिकल कॉलेज से निकाल करके जब गाजीपुर जिले ले जाया जाएगा तो भारी सुरक्षा के बीच में ले जाया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है उसमें जो तमाम वज्र वाहन लगेंगे, पुलिस की गाड़ियां लगेंगी, वो कल रात ही देर रात तक बैठ करके डिसाइड किया गया है पुलिस के अफसरों ने। और डीएम और एसपी ने संयुक्त टीम ने आईजी की अध्यक्षता में ये पूरी तैयारी की है। और रिजर्व फोर्स के लिए जो बांदा के अंदर पुलिस लाइन के अंदर रिजर्व फोर्स रहती है उसको लगा दिया गया है, उसकी गाड़ियां लगा दी गई। और तकरीबन ये जरूर सुनने को मिला है कि 26 गाड़ियां, वो जो शव ले जाया जाएगा वाहन, उसके आगे और पीछे 26 गाड़ियां रहेंगी। और साथ ही साथ जिन जिलों से होते हुए वो गाड़ियां निकलेंगी वहां के एसपीस और वहां के डीएम से मदद मांगी गई कि उस नेशनल हाईवे पे या उस रास्ते पर किसी भी तरीके का हुजूम न इकट्ठा हो, किसी भी तरीके की भीड़ इकट्ठा ना हो। जो बड़ी दुकानें हैं, जो बड़े व्यापारी हैं, वो उस काफिले के गुजरते वक्त उन दुकानों के आसपास चौकसी बढ़ाई जाए, वहां पर फोर्स की तैनाती की जाए। तो जरूर जिला प्रशासन का और पुलिस प्रशासन का एक जरूर ये हमेशा से रहता रहा है कि अगर वो कोई काम करते हैं तो उस पर चौकसी बढ़ाना उनका काम होता है। और यही सरकार की तरफ से और यही पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि छोटी से छोटी किसी भी चीज को वो नजरअंदाज ना करें, उस पर सतर्कता बरते और उस पर एक्शन ले। तो जरूर जब गाजीपुर जिले के अंदर मुख्तार अंसारी का शव पहुंचा जाएगा तो उस बीच में तो कोई गड़बड़ी के आसार नहीं लग रहे हैं। फिर से वही बात घूम करके सोनम आती कि जब गाजीपुर जिले के अंदर मुख्तार अंसारी का शव पहुंचेगा, वहां के हुजूम को संभालना गाजीपुर जिला प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। क्योंकि मोहम्मदाबाद के अंदर बहुमूल्य क्षेत्र है, मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद में गाजीपुर में जो सिद्धेश्वर कॉलोनी है वहां पर स्वर्गीय कृष्णानंद जो पूर्व विधायक रह चुके हैं, उनके घर के बाहर आतिशबाजी भी देखने को मिली और उनके बेटे का बयान भी सामने आया। वहां पर वो एक तरीके से जश्न मना रहे हैं, उसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है?
देखिए, एक वीडियो तो सोनम जरूर सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है और ये कहा जा रहा है कि कृष्णानंद राय के घर के पास से या कृष्णानंद राय के घर से ये आतिशबाजी हुई है। फिलहाल ये जरूर कहा जा सकता है कि कृष्णानंद राय की जब हत्या हुई थी तो उनके परिवार के लोग हमेशा से चाहते थे कि मुख्तार अंसारी ने जिस तरीके कृष्णानंद राय की हत्या की है वही हश्र उनका हो। और जब कल रात में ये सामने आया है कि मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है तो जरूर वो परिवार जो है वो इस मौत का बदला मान रहा है, इस मौत को, और जरूर इसमें खुशी मना रहा होगा। शिवा, आपके पास वापस आएंगे, आपके पास वापस आएंगे। वरिष्ठ सहयोगी अनवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं बांदा से। अनवर, क्या कुछ स्थिति है वहां पर? देखिए शिवानी, यहाँ पर मुख्तार अंसारी का बेटा सुबह पहुंच चुका था और पंचनामा की पूरी सोनम तैयारी कर ली गई है और पंचनामा पूरा हो गया। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है, जिनको 5 लोगों के पैनल बनाया गया है, जिसमें 2 डॉक्टर वहां पर मौजूद हैं और डॉक्टरों के साथ साथ जेल के भी कर्मचारी हैं और मेडिकल कॉलेज के भी कर्मचारी हैं। कुछ बताया जाता है कि उनमें से एक आध लोग लखनऊ के भी हैं। हालांकि अब कुछ देर बाद अब ये बयान भी लिए जाएंगे क्योंकि वीडियोग्राफी की जाएगी। तो जो डॉक्टर का जो पैनल है उनमें एक ईएमओ है, ईएमओ की भी बयान किया जाएगा और जो जेल प्रशासन है उनका भी एक बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। और जो यहाँ मेडिकल कॉलेज में जो जहाँ इलाज कराया गया था, पिछली बार इलाज कराया गया था, तो जो विरोधियों द्वारा जो कई बयान आ रहे हैं, जांच की बात कही जा रही है, उसके मद्देनजर रखते हुए अब वीडियोग्राफी करवाकर उनका भी बयान दर्ज किया जाएगा। हालांकि हम प्रशासन की बात करें तो पूरी तरह से मुस्तैद है, पूरी व्यवस्थाएं चार चौकबंद हैं और शुरू से ही बता रहा हूँ कि देर रात से बैरिकेटिंग लगा दी गई थी शहर में चारों तरफ। अंतर जनपदी और अंतर जो सीमा है, दूसरे प्रदेश की सीमा है, यहाँ यूपी और एमपी के बॉर्डर है, वहां पर भी सील कर दिया गया था और जांच करी जा रही थी कि हर आने जाने वाले वाहनों की भी चेकिंग की जा रही थी। अब हम बात करें सोशल मीडिया पे कोई अफवाह न फैलाने को लेकर, तो वहां भी एक टीम बनाई गई है कि सोशल मीडिया में किसी तरह की कोई अफवाह न फैलाया जाए, किसी तरह की कोई अराजक तत्परता न की जाए। अब आज जैसे कि जुमा की नमाज है और नमाज के बाद जो कहीं ना कहीं स्थितियां ना बिगड़ जाएं तो मुस्लिम बाहुल इलाकों में बहुत सारी फोर्स लगाई गई है। हालांकि स्थितियां बिल्कुल सामान्य है, पूरी तरीके से चाक चौबंद है और जो मस्जिदें हैं, जामा मस्जिदों में जहां नमाजें होनी है वहां पर भी ड्रोन कैमरा और बिना वर्दी पे लगाए गए हैं सिपाही और मौलानाओं की तकरीर पर भी ध्यान दिया जाएगा। जी अनवर, जिस तरह से देखा जा रहा था कि परिजनों को वहां पर जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन उमर के साथ कुछ परिजन भी वहां पे पहुंचे हुए हैं, तो क्या उनको अस्पताल के अंदर जाने की अनुमति मिल गई है? सोनम, सबसे बड़ी बात है पंचनामा होता है। पंचनामा में एक वो ही नहीं, परिवार के और भी 1-2 लोग लगते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है और कई लोगों को जाना भी पड़ेगा। तो वहां पहुंचे हैं और उनसे मिला गया है। हालांकि हम उनकी मेन बात करें, मेन बीट की बात करें, उनके पूरे परिवार की बात करें तो सीधा साफ तौर पर सिर्फ मुख्तार अंसारी का बेटा उमर अंसारी ही यहाँ पर पहुंचे हैं और शव वाहन भी आ चुका है। शव वाहन को यहाँ से भेजा जाएगा क्योंकि यहाँ से एक्सप्रेसवे होते हुए चित्रकूट और फतेहपुर होते हुए साइड से निकलते हुए मऊ के लिए रवाना किया जाएगा। तो उस रास्ते को भी बहुत सुरक्षा व्यवस्था के साथ उनके शव को भेजा जाएगा। तो उस रास्तों को भी कहीं ना कहीं रखा जा रहा है, उन रास्तों की भी अधिकारी देख रेख में है। अनवर, कितने वक्त तक पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी? इसको लेकर के भी कुछ अपडेट है क्या? देखिए 9 बजे तो प्रक्रिया शुरू हुई है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि पंचनामा होता है उसमें काफी देर लगती है, पुलिस आती है, फिर अस्पताल के लोग आते हैं, जेल प्रशासन आया है, जेल प्रशासन के बाद ईएमओ भी आए, मेडिकल कॉलेज के भी डॉक्टर्स आए हैं। तो जो पूरी टीम है, बताया जा रहा है कि बाकायदा उसका वीडियोग्राफी कराया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक सेंसिटिव मामला है और उस पर काफी गंभीरता से नजर रखाया जा रहा है। तो किसी भी तरीके से सरकार नहीं चाहती कि कोई चूक हो जाए, आगे आने वाले भविष्य में कोई ऐसा सवाल खड़ा हो जाए कि जो हमें जवाब देना पड़े। तो पूरी किसी तरीके से सरकार कोई चूक नहीं करना चाहती क्योंकि हर चीज की वीडियोग्राफी करवा रही है और वहां पर मौजूद जो डॉक्टर्स हैं उनके भी बयान लिए जाएंगे। तो एक बड़ी बात है और अब लगभग बताया जा रहा है, कुछ लोगों का आयत लगाया जा रहा था कि नमाज के पहले ही यहाँ इनके शव को बाहर निकाला जाएगा। हालांकि
अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि लगभग 12 बजे के बाद ही कुछ समझ में आने जी वापस से रुक कर लेते हैं शिवा का। शिवा, जिस तरह से देखा जा रहा है कि अब राजनीतिक दलों ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया है। बीएसपी सुप्रीमो का कहना है कि इस मामले की जांच कराई जाए उच्च स्तर पर और तथ्यों को सामने लाया जाए। शिवा, अनम्यूट करें आप। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट हुआ था, लेकिन मायावती की तरफ से कोई प्रक्रिया नहीं आ रही है। और मायावती की तरफ से जब कोई प्रक्रिया नहीं आ रही है तो उसको जरूर लेकर के कयास लगाया जा रहा था कि लोकसभा चुनाव ऐसे मायावती नहीं बोलेंगे। लेकिन आज सुबेरे 8:15 पर उन्होंने ये खुद कहा है अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से कि जो उनके मरने की जो घटना है वो उस पर जांच जरूर होनी चाहिए। ऐसे उनके परिवार का कहना हो, उस परिवार का साथ देना चाहिए कि ताकि उसकी न्यायिक जांच हो और सच निकल के आए कि आखिरकार जेल के अंदर बंद कैदी और खास करके मुख्तार अंसारी कैसे मर गया, जबकि वो खुद अपनी मौत का अंदेशा पहले से ही जता रहा था। तो ज़रूर मायावती की तरफ से अगर ये बयान दिया गया है तो बहुत मायने होते हैं इसके, क्योंकि मुख्तार अंसारी का जो परिवार है वो बीएसपी से भी लंबे समय तक जुड़ा रहा है। तो ये ज़रूर कहा जा सकता है कि सरकार जो है, जो सत्ताधारी पार्टी है, वो इन सभी बयानों को देख रही है, समझ रही है और ज़रूर ये साफ करने की कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके की कोई गलती ना हो, चाहे उनका पोस्टमार्टम हो, चाहे उनके शव को ले जाने का जो मामला हो, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो, सभी को पूरी तरीके से सही निकाला जाए और सही तरीके से किया जाए ताकि सरकार पर कोई छवि खराब ना हो, सरकार पर कोई दाग ना लगे। इसे सारी प्रक्रिया जो है वो पूरी की जा रही है और धीरे धीरे ज़रूर कहा जा सकता है कि जब 3:30 या 3 बजे का जो वक्त होगा वो प्रक्रिया कंप्लीट होकर के तब उत्तर प्रदेश सरकार थोड़ी सांस लेगी। ऐसे में इस बीच कोई भी अप्रिय घटना ना हो, किसी भी तरीके का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो ना बिगड़े, उसको लेकर के खास विशेष सतर्कता जो है वो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में बढ़ती जा रही है। और फिर खासतौर से गाजीपुर जिला वो बेहद संवेदनशील जिला है। जब उनका मुख्तार अंसारी का शव वहां पर जब पहुंचेगा, जब उसको दफनाया जाएगा, तब बहुत ज्यादा संवेदनशीलता होगी और ऐसे में जो तमाम बड़े अफसर हैं, ठीक है शिवा, आप दोनों से हम जानकारी लेते रहेंगे। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।